हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को भारत का नामकरण के बारे में जानना पड़ेगा कि भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव उत्पत्ति। यानी भारत एक महान देश है, इसका सभ्यता संस्कृति मानव उत्पत्ति के साथ ही मतलब जुड़ा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इसमें, भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप का मतलब होता है आकार में छोटा, जो यहाँ पे देख सकते हैं। भारत इतना विशाल है कि इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त था। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ये अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतवर्ष नाम किसके कारण, किस राजा के कारण नाम पर पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। यानी जो वैदिक आर्य रहते थे, जो हमारे पूर्वज रहते थे, उनको वैदिक आर्य बोला जाता था। वो उनका निवास स्थान सिंधु घाटी में था, यानी कि वो सिंधु घाटी में रहते थे। उसके बाद पर्सिया, आधुनिक ईरान। पर्सिया जो होते थे, जिनको आजकल हम लोग आधुनिक ईरान यानी कि ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले अगर किसी ने भारत में प्रवेश किया था तो वो थे पर्सिया, जो ईरान के लोग थे। सबसे पहले भारत में उन्होंने प्रवेश किया। वे लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे तथा वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पर्सिया थे, आधुनिक ईरान के लोग, वे लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे तथा वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी आधार पर इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। इसी आधार पर इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। हिंदुस्तान नाम किसके चलते मिला, तो यहाँ पे आप नोटिस कर चुके हैं कि पर्सिया जो आधुनिक ईरान के लोग थे, ये सबसे पहले भारत में प्रवेश किए थे और स का उच्चारण वो ह की तरह करते थे, और सिंधु नदी के वो लोग हिंदू नदी कहते थे। इसी के आधार पर इस देश को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। जो जैन पौराणिक कथाएं जो हैं, जो जैन धर्म के जो पौराणिक ग्रंथ है, उसमें जो कथा है, उसमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों से में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत को उसमें जम्बूद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द जो आज हम लोग बोलते हैं, ग्रीक भाषा के इंडोस से हुआ है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश का नाम इंडिया कहा। जो यूनान के जो लोग थे, वो लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहते थे तथा इस देश को इसका नाम इंडिया कहा। यानी कि आप इस तरह देख सकते हैं कि जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह यूनानियों के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह हटाकर इस देश को इंदु नाम से संबोधित किया था। यानी जेम्स अलेक्जेंडर जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस देश को हिंदू का नाम हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया था। बाद में यह परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। ये भी यूनान के साथ रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत को इंडिया कहा गया है, जो राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि राज्यों का एक संघ है। उसमें इंग्लिश में लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। शब्दों को स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट रूप में कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट है, आपको बताना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आर्यवर्त थे, उन्होंने सबसे पहले आर्यवर्त जो हम लोग देश का नाम पड़ा, ये आर्यों के निवास के कारण ही हम लोग का देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। आगे भारतवर्ष यह राजा भरत के नाम पर दिया गया था। हिंदुस्तान, पर्सिया, आधुनिक ईरान के लोग जो थे हिंदुस्तान में जो आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोलते थे तथा इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा। और जम्बू द्वीप हम लोग को जैन बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार हम इसका देश का नाम जम्बू द्वीप उस समय था।
जिसको बोला करते थे लोग, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप भी पड़ा है। यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया इंडिया नाम दिया है। इंडिया नाम की उत्पत्ति यूनानियों ने ही की है। तो ये कुछ मुख्य भारत के नाम है 5, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आर्यवर्त भारत का नाम किसके निवास स्थान के कारण पड़ा, भारतवर्ष किस राजा के नाम पर पड़ा, हिंदुस्तान का नाम किसने रखा, जम्बू द्वीप किसका नाम कहाँ से लिया गया है, और इंडिया शब्द की उत्पत्ति किसने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है मैप पर, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति यहाँ देख सकते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति है, पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के मध्य में हम लोग का देश स्थित है। देख सकते हैं, जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसमें जो देशांतर जो है देखा ये वाला, ये जो अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 अक्षांश तथा 97 डिग्री 6 अक्षांश, इसके बीच में जो है हम लोग का इंडिया है, तथा जो देशांतर रेखा है उसमें 69 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में जो देशांतर रेखा है उसके बीच हम लोग का इंडिया है। यानी कि भारत देश स्थित है पृथ्वी के मैप पर, ग्लोब पर। यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि जो 37 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, दोनों का अंतर देखें तो 29 डिग्री आता है। और ठीक देशांतर का, जब दोनों देशांतर का जो बीच में स्थित है इंडिया, उसके अंतर देखें तो उसमें भी 29 डिग्री आता है। तो इससे पता चलता है लगभग अक्षांशीय विस्तार या देशांतीय विस्तार लगभग कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। यानी हमारे देश का जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अक्सर पूछ दिया करते हैं कि हमारे देश की आकृति लगभग कैसी है, त्रिभुजाकार है, चतुष्कोणीय है, इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे साफ पता चल रहा है कि जो हमारे देश का आकार है वो लगभग चतुष्कोणीय है। आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो पूर्वी देशांतर है, लगभग इंडिया के मध्य से यानी कि बीचा बीच से एकदम गुजरती है। ठीक है, इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको एकदम VVI करके रखें और नोट्स बनाते चलें मेरे साथ। ज्योग्राफी की जो नोट्स है एकदम स्टैंडर्ड है, हाई लेवल की है। तो आप पढ़ रहे हैं अगर पहली बार ज्योग्राफी, तो कृपया इसको हल्के में ना लें, इसको नोट्स लगातार बनाते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लाइन है, इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय कहा गया है। यानी कि जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसी को देश का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। समय 2 प्रकार का होता है, जो आप देख सकते हैं। एक होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। जो लोकल टाइम होता है वो स्थानीय समय होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो एक मानक समय होता है। तो आइए देखते हैं। GMT, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, GMT क्या है, GMT का फुल फॉर्म क्या होता है। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसे जुलू टाइम भी कहा जाता है, और GMT को ही UTC कहा जाता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। यह वह समय मानक है जिसमें दुनिया समय को नियंत्रित करती है। इसी के मतलब इसी समय के मानक मानकर दुनिया अपने अपने समय को इसके अनुसार नियंत्रित करती है, यानी बनाती है। भारत का मानक समय यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो है UTC से 5.5 घंटा आगे है। जो हम लोग का इंडिया का जो समय है UTC यानी ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग का समय 5.5 घंटा आगे है। अब बात करते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है कि 5 राज्यों यानी कि जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश
से जाती है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 82.5 डिग्री लाइन जो हम लोग इसका मानक समय निर्धारित करता है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है ओ मुच। ओ मुच यहाँ पे देख सकते हैं, ओ मुच। ओ से होता है उड़ीसा, यू से होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, CS से होता है छत्तीसगढ़, M से मध्य प्रदेश और A से होता है आंध्र प्रदेश। O हो गया, मुच हो गया, M से हो गया मध्य प्रदेश, U से हो गया उत्तर प्रदेश और CS से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो 5 राज्य हैं इनका क्रमवार कुछ इस तरह है। O इनकी से पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ये इनका क्रमवार है GMT लाइन का 82.5 डिग्री 5.5 घंटा ये समय आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी ये UTC है उससे 5.5 घंटा हम लोग देश का समय आगे है जो इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं GMT क्या है। तो GMT यहाँ पे देख सकते हैं, GMT वह काल्पनिक रेखा है, यानी कि GMT क्या है, काल्पनिक रेखा है, माना गया है जिसे हमने 0 डिग्री देशांतर माना है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसी को हम लोग GMT के नाम से सूचित करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसको हम वहाँ पे हम लोग 0 डिग्री देशांतर मानकर देशांतर का निर्धारण किए हैं। इसी के आधार पर पूरे विश्व में, यहाँ पे पूरे विश्व में GMT के काल्पनिक रेखा के आधार पर पूरे विश्व में, या 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। भारत का समय ग्रीनविच समय GMT से 5.5 घंटा आगे है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा। तो पृथ्वी के ग्लोब पर जब देखेंगे तो 82.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है उसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है ये भारत लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बताता हूँ कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है। ये देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये हम लोग का पृथ्वी है, कुछ इस तरह से होती है। ये पृथ्वी है, इसका ये जो है बीच से जो रेखा गुजरती है पृथ्वी के एकदम बीच से, सेंटर से, इसको नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और ये जो है यहाँ पे अक्षांश जो होता है 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री अक्षांश, चूंकि अक्षांश वे काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे कई सारे अक्षांशों में ऐसे विभाजित करती है, इधर भी, तो ये अक्षांश होती हैं। और देशांतर रेखा ऐसी होती हैं, देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार की होती हैं, इस तरह देशांतर रेखा होती हैं। तो इसमें जो कर्क रेखा होती है वो यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि ये जो है यहाँ से ये जो है इसका थी है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, सॉरी गलती हो गई, 23.5 डिग्री, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और जो ये है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें एक और नाम आता है मकर रेखा, किसे कहते हैं। तो मकर रेखा जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो होता है उसको हम लोग ये जो है इसका जो इसकी थी है 23.5 डिग्री भी है,
इधर उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, आप समझ रहे होंगे कि मकर रेखा और कर्क रेखा किसको बोलते हैं। तो जो हमारा देश है वो कुछ इस यहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि कुछ इस तरह यहाँ पे स्थित है, जिसको देश को हम लोग देश है इंडिया भारत, उसको ये कर्क रेखा कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए उन राज्यों को जानते हैं किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे साफ दिया गया है कि भारत का समय यहाँ पे कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग, यानी कि कर्क रेखा जो है, जो इसमें बताया है इसमें कि एकदम इस पर भारत के एकदम बीच बीच से होकर गुजरती है। ये मान लीजिए भारत है, इसका एकदम बीच बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। अब इस पर हम लोग देखेंगे लोग 8 राज्य कौन कौन सा है जिस पर कर्क रेखा गुजरती है। आइए देखते हैं। मी से हो जाएगा आपका, मी से हो जाएगा मिजोरम, ये पहला है। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आर से हो जाएगा राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात। और उसके बाद इधर है म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं जो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 8, जो 8 राज्य हैं ये भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है इसको हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, जो गुजरती है इन 8 राज्यों से होकर। आगे बढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। अब यहाँ देखते हैं पूरे भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र जो है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हम लोग का भारत है उसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की जलवायु से है, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। जो कर्क रेखा है हमारे देश को उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में दो कटिबंध मतलब 2 क्षेत्र में बांट देती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कर्क रेखा है, मान लीजिए भारत है, कुछ आकृति कुछ लगभग इस तरह की है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो दक्षिण में है उनको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, और जो उत्तर में है उसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब यहाँ देखते हैं भारतीय भूभाग, जो भारत की भूमि है कि लंबाई कितनी है। लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि ये जो पूर्व है और ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं VBI है, इसको आप VBI लिख सकते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार भारत का लगभग चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत की जो आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। देख सकते हैं यहाँ पे 2933 और 3214, यहाँ पर 300 करीब अंतर है, 300 किलोमीटर करीब अंतर है, इसलिए इसको लगभग चतुष्कोणीय ही माना जाता है कि भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतीय विस्तार लगभग बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की जो आपने देखा है यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर होती है, लेकिन भारत की लंबाई अधिक होती है चौड़ाई की तुलना में। लेकिन हकीकत में क्या है कि भारत की जो लंबाई है चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है, चौड़ाई की तुलना में। इसका कारण यह है कि देशांतर एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। जो भारत की चौड़ाई है, जो ये वाला देशांतर है, एक दूसरे के करीब आते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक होती है, तथा अक्षांशीय दूरी समान रहती है। लेकिन अक्षांशीय दूरी क्या होती है, जो अक्षांशीय दूरी है ये आपस में समान रहती है, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन देशांतर रेखा जो होती है वो क्या होता है, कभी कभी अपने आपस में करीब आते रहते हैं, ठीक है। इसी कारण भारत की चौड़ाई
इसकी लंबाई की तुलना में कम है। और बात करते हैं नीचे भारत भूभाग, यहाँ पे देख सकते हैं भारत भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। जो आपने इसी में बताया था, पहले ही बताया था कि पूर्व से पश्चिम तक ये जो है, ये जो पूर्व है ये पश्चिम है, यहाँ पे जो है ये हिमालय आप लोग को यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलेगा। तो भारत की लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, ऊपर ही बताया था, नीचे भी दिया गया है 2933 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में होने के कारण हिंद महासागर को दो शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करती है। चूंकि प्रायद्वीपीय भारत, आप भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, जो भारत ऐसे कुछ इस तरह का है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है जो समुद्र के किनारे समुद्र से सटा हुआ है, इसका भूभाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप त्रिभुजाकार आकृति में 3 तरह से समुद्र से घिरा होने वाले क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप की संख्या देते हैं। तो देखिए ये इस इधर से समुद्र है, इधर से समुद्र है और इधर समुद्र है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है ये अरब सागर जो हिंद महासागर, प्रायद्वीपीय जो भारत है ये हिंद महासागर पूरा है, इसको 2 भागों में बांट देती है। भारत के इधर जो पश्चिम साइड जो सागर है इसको बोला जाता है अरब सागर, और जो पूरब साइड है इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। ये 2 भागों में बांट जाती है, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। तो ये किसके कारण होता है? तो भारत प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में होने के कारण। भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है तो इसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार, जिसके कारण ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर और उसकी अरब सागर वह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय सीमा बनाती है। जो भारत से हिंद महासागर जो है और उसकी शाखा जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारत से तटीय सीमा बनाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। जो भारत की जो प्रायद्वीपीय भाग है कुछ ये वाला जो तट बनाते हैं, इसकी लंबाई लगभग हम लोग, इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। अब बात करते हैं द्वीपों समेत देश के कुल तटीय सीमा। जो भारत में जितने भी द्वीप हैं उनको कंसीडर किया जाए, उनको देखा जाए, उनको मिलाकर देखा जाए तो कुल भारत में तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 22,000। द्वीपों कुल तटीय सीमा की लंबाई होती है 7,515.5 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार भारत की कुल सीमा, इस प्रकार जो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा को मिला देते हैं तो भारत की कुल सीमा लगभग 22,716 पॉइंट इतना किलोमीटर हो जाती है। क्योंकि देख सकते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई ये हो गया, तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की लंबाई, ये दोनों जोड़ देने पर हम लोग का भारत की कुल सीमा मिल जाती है 22,716.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की तटीय सीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। क्रीक समझते हैं आप क्या होता है? क्रीक नहीं समझते तो ये बता देते हैं आपको। क्रीक जो होता है, जो आपने देखा गुजरात के नज़दीक भारत की आकृति कुछ इस तरह से है। तो ये जो आकृति है इसी को क्रीक कहा जाता है। इसी आकृति को यहाँ पे जो है इसको क्रीक बोला जाता है। क्योंकि क्रीक मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो होता है उसको क्रीक बोला जाता है। देख सकते हैं इधर समुद्र है तो इधर अंदर गया, फिर अंदर से बाहर निकला, फिर अंदर गया। इसके चलते इसका लंबाई जो हो गया, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों में सबसे अधिक गुजरात की तटीय सीमा है। यानी गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा समुद्र से सटी हुई है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल इससे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक अंडमान द्वीप है, एक निकोबार द्वीप है। तो निकोबार द्वीप समूह में भी कई तरह के द्वीप हैं, उसमें ग्रेट निकोबार है और भी कई छोटे मोटे हैं। तो उसमें उसी पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसमें जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसी पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। यानी कि उसके बाद उससे दक्षिण में कोई ऐसा इंडिया की सीमा नहीं है। लास्ट दक्षिणतम बिंदु इंडिया का वही है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर है। यानी जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, वो उत्तरी अक्षांश में
6 डिग्री 45 पर है। पहले इसका नाम प्रिगमिलियन पॉइंट था। जो इंदिरा पॉइंट है इसका पहले जो नाम था वो प्रिगमिलियन पॉइंट था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंदिरा पॉइंट था वो पहले इसका नाम प्रिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है उससे लगभग ये 876 किलोमीटर दूर है दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है। अब बात करते हैं आगे। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण 2004 में हिंद महासागर में एक भूकंप आया था जिसके कारण एक सुनामी उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो था का बड़ा भाग यानी इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु उसका कुछ बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। यानी समुद्र में 2004 में क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट का कुछ बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं दक्षिणतम पॉइंट हो गया। बात करते हैं भारत का उत्तरी पॉइंट, उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और आगे बात करते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी का 1/3 भाग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी का 1/3 भाग है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल एवं मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। अब बात करते हैं मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव। ये जानते हैं कि इंडिया के नक्शे पे कहाँ है। तो देख सकते हैं ये प्रायद्वीपीय जो भारत है यहाँ पे जो इधर समुद्र है, इधर जो समुद्र है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और उसी अरब सागर में स्थित है मिनिकॉय द्वीप। और मालदीव एक छोटा सा देश है यहाँ पे, मालदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री का है। 8 डिग्री जो चैनल है इसको विभाजित करती है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री का है। ये भी बहुत याद रखने वाली चीज़ है जो गुजरती है। चैनल क्या होता है? चैनल होता है एक संकरा स्थान जो 2 द्वीपों को अलग करता है। यानी कि ये जो 8 डिग्री चैनल है एक संकरा स्थान है, यानी पतला रास्ता है जो 2 द्वीपों को अलग करता है। आगे बात करते हैं लिटिल अंडमान। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें भी कई तरह के द्वीप होते हैं। जो उसमें भी है एक लिटिल अंडमान है, एक कार निकोबार है और एक इधर आ जाता है इंडोनेशिया। यहाँ पे जो है इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ आप देखते हैं जो लिटिल अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह में एक मतलब इथी है द्वीप समूह है जिसका नाम है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इंडोनेशिया जो एक कंट्री है के बीच ग्रेट चैनल है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जाइए जानते हैं कितना है। भारत का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। आप देख सकते हैं भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में वो 7वां है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन ज्योग्राफी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आगे थोड़ा बात करते हैं। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का जो स्थान है विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग निवास करती है।
विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में हम लोग को देखने को मिलती है। भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है, यानी भारत जो है हिंद महासागर में देखें तो भारत एकदम केंद्रीय अवस्थिति रखता है, तथा यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। ये जो है पॉइंट बहुत ही वीवीआई है। इसको पॉइंट क्या कहता है कि भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है तथा यह एकमात्र देश है, देख सकते हैं एकमात्र देश है, इंडिया एकमात्र देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। आप सोच सकते हैं विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम हो, लेकिन इंडिया है। इंडिया के नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। जो महासागर का जो हिंद महासागर है वो हम लोग के देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। आप बोलेंगे कि जैसे चाइना का नाम पर भी तो चाइना सागर है, तो वो गलत है, वो सागर है, महासागर नहीं है। महासागर में कई सारे सागर मिले होते हैं, जैसे हिंद महासागर में लोग का है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, वो भी एक सागर ही है, दोनों मिलते हैं। तो एक महासागर में कई सारे सागर होते हैं। तो महासागर किसी भी देश के नाम पर नहीं पड़ा है, लेकिन एक ऐसा देश है इंडिया जो हम लोग का देश है, हम लोग को इस पर गर्व है, इसके नाम पर एक महासागर है। अब बात करते हैं आगे। हिंद महासागर भारत के कुल पर्याप्त भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व रखता है। जो हिंद महासागर है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। वह भू राजनीतिक यानी कि जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। भू सामरिक यानी सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए भी उधर सुरक्षा करता है हिंद महासागर हम लोग के लिए। और आर्थिक मतलब मौद्रिक गतिविधि यानी कि जो व्यापार होता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यापारिक महत्व रखता है, यानी रास्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। इस प्रकार हिंद महासागर से हम लोगों को बहुत ही फायदे हैं, यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को साफ सफाई तथा सीमा शुल्क की वसूली की वित्तीय अधिकार है, यानी कि भारत चाहे तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो उसका क्षेत्र है, जहाँ तक उसका क्षेत्र पड़ता है हिंद महासागर में, वहाँ तक साफ सफाई तथा सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। उसके लिए उसके पास अधिकार है, यानी कि हमारे पास अधिकार है। आगे बात करते हैं। देश की अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आधार पर से 200 यानी कि आधार पर जो भारत की तटीय सीमा है वहाँ से 200 समुद्री मील तक, भारत की तटीय सीमा से 200 समुद्री मील तक, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। यानी कि भारत और हिंद महासागर में भारत कितने हिंद महासागर में, इसका मतलब हुआ लाइन का कि हिंद महासागर में भारत कितने मील तक उसके जितना भी मतलब उसमें खनिज संपदा जो भी है मतलब हिंद महासागर तक उपयोग कर सकते हैं। हिंद महासागर के कितने किलोमीटर तक उपयोग कर सकता है, तो वह है 200 समुद्री मील तक, जिसमें अनुसंधान 200 समुद्री मील तक हिंद महासागर में भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, उसको छूट है। नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की भी छूट है। मान लीजिए वहाँ पे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, तो उसको निकाल सकता है, इसके पास छूट है उसके लिए। 200 समुद्री मील के आगे के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में चला जाता है, जिसके कारण वह किसी देश के अंडर नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो उस पर सभी राष्ट्रों का सामान्य अधिकार हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका अर्थ यह होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार, जो मैंने बताया था अभी कि जो 200 समुद्री मील के आगे जो होता है वहाँ पे हाई सागर हो जाता है, उच्च सागर है का विस्तार हो जाता है, जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार हैं। और आगे बात करते हैं। भारत जो देश है में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवसर पूछ सकते हैं इनमें से कौन हमारे पड़ोसी देश नहीं है, भारत से सटे हुए नहीं है। तो ये देख सकते हैं, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीलंका नहीं है,
श्रीलंका जो माना जाता है कि भारत का पड़ोसी है, लेकिन ये श्रीलंका निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र से विभाजित है। भारत की सीमा रेखा से, मतलब जो स्थलीय सीमा रेखा है उससे सटा हुआ नहीं है, इसलिए वह हमारे पड़ोसी में नहीं आता है। और आगे बात करते हैं ट्रिक। इसके लिए याद है, ट्रिक है एक याद करने के लिए पड़ोसी देश के लिए। बचपन में MBA किया। B से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। बांग्लादेश जो है भारत से उसकी सीमा 4096 किलोमीटर सटी हुई है। चीन की सीमा भारत से 3917 किलोमीटर सीमा बनाती है। पाकिस्तान भारत से 3310 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेपाल भारत से 1752 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और म्यांमार जो है भारत से 1458 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान उसी प्रकार 587 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और अफगानिस्तान 880 किलोमीटर की सीमा बनाती है। जो अफगानिस्तान है ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, जो फिलहाल में POK जो हम लोग बोलते हैं लोग, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उससे सटा हुआ है। उसको मिला करिए अगर उसको कंसीडर किया जाए तो अफगानिस्तान जो है 80 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाती है। आगे बात करते हैं नेपाल व भूटान भारत व चीन के मध्य अंतस्थ राज्य बफर स्टेट है। नेपाल और भूटान एग्जाम पूछता है, भारत और चीन के मध्य अंतस्थ राज्य यानी बफर स्टेट कौन है, कौन से देश हैं? तो उसमें उसका आंसर होगा नेपाल और भूटान, दो देश हैं जो भारत और चीन के मध्य अंतस्थ राज्य यानी बफर स्टेट में आते हैं। आगे बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है जो भारत से पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होते हैं। अब बात करते हैं आदम ब्रिज। आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और आदम ब्रिज जो है पाम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसी में एक पाम्बन द्वीप है जिस पर आदम ब्रिज बनाया गया था, जो आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है पाम्बन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे बात करते हैं, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पंबन द्वीप है उसी पर रामेश्वरम स्थित है। और आदम ब्रिज के उत्तर में पाकी संधि है। आप देख सकते हैं ये भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, और ये श्रीलंका हो गया। इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी में एक पंबन द्वीप है जिस पर पंबन ब्रिज बनाया गया है, जिसको आदम ब्रिज के नाम से भी। और पंबन द्वीप और श्रीलंका के बीच में एक आदम ब्रिज है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा पंबन द्वीप पर। वीडियो कैसा लगा? यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है और देखने में थोड़ा सा एथी लगेगा। और अगला वीडियो हम जस्ट ही डालेंगे इससे आगे, जिसमें हम लोग बताएंगे शॉर्टकट में भारत एक समान दृष्टि के बारे में, कि भारत का संक्षिप्त विवरण देंगे। जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं वीडियो, इसको हम लोग एकदम संक्षिप्त में करके पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। फिलहाल में वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये नोट्स आप लोग बनाते चलिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आगे जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, वो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।